कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ठीक है, आरक्षण एक बार देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो केंद्र सरकार ने बताया था, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि ST और SC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में OBC का कोई भी आरक्षण नहीं है। ठीक, राजनीति में केंद्र में OBC का आरक्षण नहीं है। लोकसभा में भी ST और SC का ही आरक्षण है, OBC का नहीं है। 73वें संविधान संशोधन में भी ST और SC का आरक्षण है, जनसंख्या के अनुपात में OBC का नहीं है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया था 73वें संविधान संशोधन में 33%, कुल सीटों का 1/3 भाग। कुल सीटों का कितना? 1/3 भाग, 33%। यहां तक हो गया 73वां संविधान संशोधन। अब अपन आते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, तो ये राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। तो इस पर राज्य सरकार ने आरक्षण में बदलाव किया है। उसने कहा है, राज्य सरकार ने, सामान्य क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों को अलग कर दिया जाए। तो सामान्य क्षेत्र में, ठीक है, ST और SC को कैसे मिलेगा आरक्षण? जनसंख्या के अनुपात में। सेम केंद्र सरकार जैसे ही ST और SC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। और चूंकि हमको OBC को भी आरक्षण देना है, किसको देना है? OBC को। तो यह कहा गया है कि यदि किसी स्थान पर ST और SC का आरक्षण 50% या उससे कम है, तो OBC को कितना आरक्षण दिया जाएगा? 25%। जब किसका आरक्षण? ST और SC का 50% से कम है, तब OBC का कितना? 25% आरक्षण दिया जाएगा। अब महिला की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? छत्तीसगढ़ में 50%। कुल सीटों में कितना? 50%। वर्गवार भी, अगर मान लो ST की सीट है तो उसमें भी 50% किसका आरक्षण रहेगा? ST महिला का। SC की सीट है तो 50% किसका आरक्षण रहेगा? SC महिला का। यहां तक समझ में आ गया? 73वां संविधान संशोधन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, सामान्य क्षेत्र। अब देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र में, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र का क्या होता है? काम धाम अलग होता है। तो अनुसूचित क्षेत्र में देखते हैं, कहाँ? अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा होती है ना। और उसी के अनुसार क्या है? पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है, वहाँ की ग्राम सभा का भी काम अलग है। ठीक है, वहाँ ग्राम सभा की अध्यक्षता ना सरपंच करेगा, ना उप सरपंच करेगा, ना पंच करेगा। कौन करेगा? ग्राम सभा से अनुसूचित जनजाति का चुना हुआ व्यक्ति जो तत्काल चुना जाए। तो इसमें आरक्षण भी थोड़ा सा अलग है अनुसूचित क्षेत्र में। कहाँ? अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण कहाँ? पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ के अनुसार। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित मतलब ट्राइब एरिया, जहाँ जनजातियाँ रहती है। हम तो जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ बहुत सी जनजातियाँ रहती है, और हमारे यहाँ विशेष रूप से पिछड़ी 5 जनजातियाँ रहती है। तो जनजातियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उस अनुसार हमारी राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों के लिए
पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान अलग रखा है। तो इसमें देखते हैं एसटी के लिए आरक्षण, किसके लिए? एसटी के लिए कुल स्थान का कितना? 50%। एसटी के लिए कितना रहेगा आरक्षण? 50%। ठीक है। अब देखते हैं किसके लिए? एससी के लिए आरक्षण कैसे रहेगा? इनका आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में रहेगा। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, इनका आरक्षण किसके लिए रहेगा? जनसंख्या के अनुपात में, है ना। और यहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण कितना रहेगा? सेम 50%। कितना रहेगा? ठीक है, 50%। ठीक। अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी के आरक्षण की बात नहीं की गई है, क्योंकि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र तभी है जब वहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है। अगर मान लो अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या नहीं मिलती है, ओबीसी की भी जनसंख्या नहीं मिलती है, तो क्या किया जाएगा? स्थान आरक्षण से हटा दिया जाएगा। ये पढ़े हैं अभी। ठीक है, तो आरक्षण समझ में आया यहाँ तक? आरक्षण समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, याद करने का सबसे बेटर तरीका है कैटेगरी वाइज कंपेयर करके। हम सबसे पहले पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन, और उसमें केंद्र सरकार ने क्या आरक्षण की बात की है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम के अनुसार एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को कुल सीटों का 1/3 या 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण है 73वां संविधान संशोधन। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय, इस पे राज्य सरकार ने कानून बनाया है। तो राज्य सरकार कहती है भैया कि एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण देंगे, है ना। किसके अनुपात में देंगे? जनसंख्या के। अब वो बोलती है ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण देंगे तब जब एसटी और एससी की आरक्षण 50% या उससे कम हो, तब ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा? 25%। अब आते हैं महिला की बात। तो हमारी सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सभी सीटों में 50% आरक्षण प्रदान किया है। 73वां संविधान संशोधन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम सामान्य क्षेत्र। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र। अब यहाँ आरक्षण कैसा है? यहाँ आरक्षण एसटी का 50% से कम नहीं होगा। किसका? एसटी का, जनजाति का, शेड्यूल ट्राइब का। एससी शेड्यूल कास्ट, है ना, जाति का, अनुसूचित जाति का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, और महिलाओं का आरक्षण अभी भी कितना? कुल सीटों का 1/2 या 50% होगा। यहां तक समझ में आ गया? ये हो गया क्या आपका आरक्षण। किसमें? पंचायती राज अधिनियम में। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम में। ठीक है, अब देखते हैं क्या? पंचायतों का कार्यकाल। क्या देखते हैं? कार्यकाल। अगर चुनाव जीत के आएंगे तो कितने दिन तक कार्य करेंगे। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 ई में, क्या? कार्यकाल।
ये है कौन से 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कार्यकाल। ठीक है, तो कार्यकाल देखते हैं जी। पंचायतों की अवधि, कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनका कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष। अगर ये चुनाव जीत के आएंगे तो कितने समय तक रहेंगे? 5 साल। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 साल कब से गिनेंगे। चुनाव होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद 5 साल की गणना कब से की जाएगी? ठीक है, किस दिन से माना जाएगा कि 5 साल प्रारंभ हो गया है? प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन से नियत तारीख से 5 साल के लिए क्या होगी? कार्य में रहेगी। ठीक है, अवधि का प्रारंभ, अवधि का प्रारंभ। ठीक है, कब से? प्रथम बैठक या प्रथम सम्मेलन से, है ना? प्रथम किससे? बैठक या प्रथम सम्मेलन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल की गणना कब से चालू होती है? प्रथम बैठक से। मान लो पंचायतों का चुनाव हुआ, है ना, और चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, शपथ ग्रहण हुआ मान लो 19/8/2022 को शपथ ग्रहण भी हो गया है ना। अब इसकी पहली बैठक हुई 25/8/2022 को। तो कब तक के लिए बनेगा सरकार? 25/8/2022 से आने वाले 5 साल के लिए, क्योंकि पहली बैठक कब हो रही है? 25/8 को, फॉर एग्जाम्पल, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि इनकी गणना जो होती है पहले बैठक या पहले सम्मेलन से प्रारंभ होती है। कब की गणना? आगे 5 साल की गणना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन से गिनना चालू करेंगे। शपथ ग्रहण कर लिए उस दिन से भी नहीं गिनेंगे। गिनेंगे कब से? जब से पहली बैठक चालू हो, क्योंकि पहली बैठक होगी तभी क्या होगा? कार्य जो काम काज है वो चालू होगा। समझ में आ गया? तो ये पूछा जाता है पंचायतों की अवधि की गणना कब से प्रारंभ होती है? कब से प्रारंभ होती है? पहली बैठक से। ठीक है, अगर मान लो 5 साल के पहले कोई पदाधिकारी त्याग पत्र दे देता है या मर जाता है तो क्या होगा? फिर से चुनाव होगा। और कितने समय के लिए होगा? बची हुई अवधि के लिए होगा। और चुनाव कितने महीने में कराना है? 6 महीने के भीतर। सेम वही है लोकसभा वाला सिस्टम। ठीक है, किसी भी पंचायत के निर्वाचन 5 साल की काल अवधि समाप्त होने के 6 माह के पूर्व ही चुनाव करा लिया जाएगा, है ना। 5 साल समाप्त हो रहा है उससे पहले ही चुनाव क्या कर लिया जाएगा? करा लिया जाएगा। फिर जिसका 5 साल समाप्त हुआ है वो हटेगा और नया आदमी आएगा। तो कार्यकाल समाप्त होने के कुछ महीने पहले ही अपन चुनाव करा लेते हैं। ठीक है, ताकि जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म हो नया पंचायत क्या कर ले? पदभार ग्रहण कर ले। अगर कोई आदमी पद से हट जाता है, मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देता है तो 6 माह के अंदर क्या करा लिया जाएगा? चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहां तक समझ में आ गया? कार्यकाल की गणना कब से होती है? पहली बैठक से। कार्यकाल पहली बैठक से कब तक के लिए गिना जाएगा? 5 साल के लिए। अगर कोई आदमी पद से पहले ही हट जाता है तो उसका क्या करा लिया जाएगा? उपचुनाव। ठीक है, अब देखते हैं कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व
कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व पद खाली होगा या भंग होगा, तो क्या परिस्थिति रहेगी। 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा है तो शेष अवधि के लिए क्या कराया जाएगा, उपचुनाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर मान लो कोई पदाधिकारी चाहे पंच हो, सरपंच हो, कोई भी हो, उसका कार्यकाल कितना बचा है ना, उसका कार्यकाल बचा है केवल 4 माह। उसका कार्यकाल क्या बचा है, 4 माह, ठीक है। और वो त्याग पत्र दे देता है, मर जाता है या किसी भी वजह से पद से हट जाता है। क्या होता है, पद से हट जाता है, तो फिर से चुनाव होगा क्या, नहीं होगा। इसका चुनाव नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर फिर से चुनाव कराना है तो कार्यकाल कितने महीने से अधिक बचे होना चाहिए, 6 माह से अधिक कार्यकाल बचेगा, तब क्या होगा, उपचुनाव होगा। क्या होगा, और उपचुनाव में चुना हुआ आदमी कितने समय के लिए आएगा, शेष अवधि के लिए। कितने समय के लिए, शेष अवधि के लिए। ऐसा नहीं कि वो अकेले 5 साल के लिए चुना जाएगा। पद खाली होने पे केवल 2 आदमी पूरे समय के लिए चुने जाते, कौन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। बाकी आप कहीं भी चले जाओ, वो शेष अवधि के लिए ही चुने जाएंगे, ठीक है। देखिए, पंचायत का कार्यकाल होता है 5 साल का। कितने साल का, ठीक है। और गणना कब चालू होती है, 5 साल की पहली बैठक या सम्मेलन से। अगर 5 साल के पहले कोई आदमी पद से किसी भी कारण से हट जाता है तो, ठीक है, अगर वो पद से हटा है और उसका कार्यकाल 6 महीने से कम बचा है, कितने महीने से, तो उपचुनाव नहीं होगा। अगर कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा बचा है तो उपचुनाव होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे में चुनाव कराने में ही 6 महीना लग जाता है ना। और 6 महीने से कम समय बचे रहेगा तो कहाँ चुनाव कराओगे, जब तक चुनाव की डेट आएगी उसका कार्यकाल पूरा समाप्त हो जाता है। अगर किसी आदमी का कार्यकाल 2 साल बचा है और वो मर गया, असमर्थ हो गया, त्याग पत्र दे दिया, तो उसके पद के लिए कितने महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा, 6 माह। चुनाव कराने की अवधि कितनी है जी, 6 माह। और जो चुन के आएगा वो कितने समय के लिए आएगा, शेष अवधि के लिए, बचे हुए 3 साल के लिए, ना कि पूरे 5 साल के लिए। यहां तक समझ में आ गया। 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हो तो शेष अवधि के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। 6 माह से कम का कार्यकाल बचा है तो उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। सरपंच की मृत्यु या त्याग हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना क्या है, आवश्यक है। तब तक कौन किस काम करेगा, स्थानापन्न सरपंच काम करेगा, ठीक है। जो किससे चुना जाएगा, निर्वाचित पंचों में से चुना जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं, अगर सरपंच मान लो कार्यकाल पहले पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देते हैं या हटा देते हैं, है ना। सरपंच का कार्यकाल भी 5 साल का है, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल कितना है, 5 साल। 5 साल के लिए चुन के आया है। 5 साल के पहले अगर सरपंच हट जाता है, मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देता है, तो क्या होगा, स्थानापन्न सरपंच की व्यवस्था की जाएगी, सब्स्टिट्यूट सरपंच, है ना। और सब्स्टिट्यूट सरपंच क्या करेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाते वापस तब तक कार्य करेगा, है ना। अगर कार्यकाल 6 महीने से कम बचा है तब तो चुनाव नहीं होगा, स्थानापन्न सरपंच ही काम करके निकाल देगा। अगर कार्यकाल 6 महीने से अधिक बचा था सरपंच का, तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक काम कौन करेगा, स्थानापन्न सरपंच। और ये स्थानापन्न सरपंच कौन बनेगा, निर्वाचित पंचों में से ही किसी एक को क्या चुना जाएगा, स्थानापन्न सरपंच चुना जाएगा। समझ में आया, ठीक है। निर्वाचित सरपंच की मृत्यु या पद त्याग हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है, ठीक है, करवा लेंगे। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक काम कौन करेगा, स्थानापन्न सरपंच करेगा,
ठीक है, जो कैसे चुनेगा, निर्वाचित पंचों में से कोई एक को चुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच द्वारा सरपंच पद धारित किया जाएगा। ठीक, इसमें दो कंडीशन है भाई। अगर सरपंच पद से हट जाता है किन्हीं कारणों से और उसका कार्यकाल बचा हुआ है 6 महीने से अधिक, तो 6 महीने के भीतर उसका क्या कराया जाएगा, चुनाव। और जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक स्थानापन्न सरपंच की व्यवस्था की जाएगी। और ये स्थानापन्न सरपंच कौन होगा, निर्वाचित पंचों में से किसी एक को चुन लिया जाएगा। पहली कंडीशन। अगर किसी कारण से सरपंच का चुनाव नहीं हो रहा है या लंबित है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, 6 महीने में भी चुनाव नहीं हो रहा है, तो कौन सरपंच बनेगा, निर्वाचित पंचों में से किसी एक को सरपंच बनाया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था किसका, पंचायतों का कार्यकाल, अनुच्छेद 243 के अनुसार। यहाँ तक समझ में आया। इतने में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सहयोग के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए कल फिर से आइए, 0 मत दबाइए। ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार में सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आए। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के उनके भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू